हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनीमे। और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो हम लोग नारुतो की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी के बारे में तो जानते ही हैं। और अगर हम खासकर इंडिया की बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ ड्रैगन बॉल और पोकेमॉन के ही पीछे होगी। अभी हो सकता है कि आप लोगों ने नारुतो देखा हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा। बट एनी केस, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने नारुतो देखा हो और आपको वो बहुत पसंद भी आया हो, जो कि आई गेस 95% लोगों को आता ही है। तो अगर आप लोगों ने नारुतो ख़त्म कर लिया है और आप बोरुतो को उसकी रेपुटेशन के करके नहीं देखना चाहते, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ जो कि किसी न किसी एस्पेक्ट में नारुतो जैसे हैं और आपके दिल में नारुतो की कमी को ज़रूर पूरी कर देंगे। हाँ, और ये लिस्ट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से है। और ये एनीमे मैंने कोई बुरे से अच्छे या अच्छे से बुरे के ऑर्डर में नहीं रखे, बल्कि कौन से एनीमे में आपको ज़्यादा नारुतो देखे जाने की फ़ील आएगी, मैंने उस हिसाब से रखे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हुए हमारे पास नंबर 10 पर है वर्ल्ड ट्रिगर। तो अगर आपको अर्ली नारुतो की स्ट्रेटेजिक फ़ाइट्स पसंद थी तो ये एनीमे भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें इस तरह की फ़ाइट्स भर भर के हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये मॉडर्न डे जापान में सेट है विद सम साईफाई एलिमेंट्स। इस एनिमे में हमें अर्थ और दूसरी दुनिया से आए गए क्रीचर्स, जिन्हें कि नेबर्स कहा जाता है, उनके बीच की बैटल दिखाई गई है। इस शो में आपको हाई एक्शन और बढ़िया स्टोरी लाइन का अच्छा मिक्स मिलता है। और इसी के चलते मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड ट्रिगर बहुत ही अंडररेटेड एनिमे भी है, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे के बारे में सुना भी नहीं। इसके बाद नंबर 9 पर है वन पीस। और वन पीस को तो हम सब जानते ही हैं। इनफैक्ट कि वन पीस वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेज में से एक है। अब वन पीस और नारुतो की सेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन जो चीज़ इनमें सेम है वो है इनकी थीम्स रिगार्डिंग ड्रीम्स और फ्रेंडशिप। जैसे कि नारुतो की ड्रीम होकागे बनना था, उसी तरह लूफी की ड्रीम पायरेट किंग बनना है। और दोनों मेन कैरेक्टर्स को पता है कि वो इस ड्रीम को सिर्फ अपने फ्रेंड्स की हेल्प से ही अचीव कर सकते हैं। जहाँ नारुतो ज़्यादा एक्शन फोकस था, उसी तरह वन पीस जो है वो ज़्यादा एडवेंचर फोकस है। और अगर आप वन पीस एनीमे की स्लो पेसिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आई थिंक ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। और नारुतो की तरह ये भी बिग 3 शोनन एनीमे में से एक है, तो बढ़िया फाइट्स की कमी तो आपको इसमें लगेगी नहीं। और नंबर 8 पर हमारे पास जो एनीमे है उसका नाम है बासिलिस्क। और पहले से ही बता दूँ, मुझे आज तक इस एनीमे को सही से प्रोनाउंस करना नहीं आया, तो मैं इसको बासिलिस्क ही बुलाऊँगा। आपको जो बुलाना है वो बुला लीजिए। तो ये एनीमे देखते हुए आपको पूरी नारुतो वाली फील आने वाली है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें निंजास और क्लैंस का सिस्टम है, और साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग सुपर एबिलिटीज़ भी हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेगी इसको नारुतो के साथ, वो ये है कि जहाँ नारुतो एक शोनन एनीमे है, ये एक काइंड ऑफ अ सेनिन एनीमे है। तो अगर आपको हाई लेवल ऑफ गोर या ब्लड शेड देखने से प्रॉब्लम होती है तो आप इसको अवॉइड करिएगा। और इसकी थीम्स भी ज़्यादा डार्क और मैच्योर हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 8 पर रखा है। इसके बाद नंबर 7 पर हमारे पास है कोड गियास। तो कोड गियास को मैंने इस लिस्ट में इसके स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए रखा है। अब कोड गियास में आपको कोई वन ऑन वन बैटल्स देखने को तो नहीं मिलेंगी, बल्कि पूरा का पूरा कोड गियास एक बहुत ही बड़े चेस मैच की तरह है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर लेलूश सिर्फ एक सिंपल पावर और अपने दिमाग के ज़रिए पूरे के पूरे एम्पायर को ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है। और लेलूश को उसकी स्ट्रेटजीज यूज़ करते देख आपको शिकामारू के बैटल्स की याद तो पक्का आने वाली है। तो अगर आप कोड गियास के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में एक रिव्यू भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर पहले इस एनिमे को देख लें। इसके बाद नंबर 6 पर हमारे पास जो एनिमे है उसका नाम है हाईक्यू। अब आप सोच रहे होंगे मैंने हाईक्यू को इस लिस्ट में क्यों रखा है, ये तो एक स्पोर्ट्स एनिमे है। लेकिन हाईक्यू में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको नारुतो की ज़रूर याद दिलाएंगी। जैसे कि हाईक्यू की भी स्टोरी एक अंडरडॉग स्टोरी है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर हिनाटा अपनी छोटी हाइट के बावजूद वॉलीबॉल में एस बनना चाहता है। और साथ ही साथ इस शो में आपको हिनाटा और कागेयामा की राइवलरी नारुतो और सास्के की याद दिलाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम टीम में होने के बावजूद एक दूसरे को हराना चाहते हैं और एक दूसरे के स्किल्स को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। और साथ ही साथ इस शो में भी आपको बहुत ही सारे हाइप और इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हाईक्यू पे रिव्यू बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद नंबर 5 पर चलते हुए हमारे पास है फेट ज़ीरो। अभी फेट फ्रेंचाइज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें एपिक और थ्रिलिंग फाइट्स भर भर के हैं। लेकिन फेट ज़ीरो ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें फास्ट पेस डायनामिक एक्शन के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि फाइटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। और पूरी फाइट के दौरान
फाइटर जो हैं वो अपनी वीकनेस छिपाने और दूसरे की वीकनेस फाइंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और नारुतो की तरह फेट ज़ीरो में भी बहुत ही सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं जिनके अपने अपने गोल्स और एस्पिरेशंस हैं, और इन सभी कैरेक्टर्स से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अब नंबर 4 पर हमारे पास है माई हीरो एकेडेमिया। अब माई हीरो एकेडेमिया के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ही पॉपुलर शो है, और इस शो ने नारुतो सीरीज़ की जो स्पिरिट थी उसे बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है। इस शो में भी हमारे मेन कैरेक्टर मिदोरिया के पास कोई पावर ना होने के बावजूद वो नंबर 1 हीरो बनना चाहता है, और वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ 80% लोगों के पास पावर्स हैं। अभी माई हीरो एकेडेमिया का जो सीज़न 1 था वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन सीज़न 2 और सीज़न 3 की ब्लॉकबस्टर पॉपुलैरिटी के बाद इस शो का नाम बहुत ही बड़े बड़े शोज़ के साथ लिया जाने लगा, और इसको नारुतो का भी सक्सेसर कहा जाने लगा। फ़िलहाल इस शो के 4 सीज़न हैं और मांगा भी एक बहुत ही अच्छी आर्क में है। तो अगर आपने माई हीरो एकेडेमिया नहीं देखा तो ये बहुत ही सही टाइम है इसे शुरू करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर्स की कास्ट, ऐसे फ़नी सीन्स जिन्हें आप जितनी बार देखें उतनी बार हंसें, दिल को दहला देने वाले डेथ सीन्स, ऐसी फ़िलॉसफी जो आपको सोचने पर मजबूर करे, और दिल में बस जाने वाली स्टोरी। अब गेस करिए मैं किस शो की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं आज नारुतो की नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की। ये शो आपको लगभग हर एक एनिमे फ़ैन की फेवरेट लिस्ट में दिखाई देगा। इस शो के बारे में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एनिमे देखने पसंद है और फॉर सम रीज़न आपने अभी तक ये शो नहीं देखा तो ये आपकी वॉच लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पे होना चाहिए। और अगर आप फुल मेटल अल्केमिस्ट या फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नंबर 2 पर हमारे पास है ब्लैक क्लोवर। और मैं सच बताऊंगा कि जब मैंने ब्लैक क्लोवर 2017 में स्टार्ट की थी तब मुझे ये नारुतो, फेरी टेल और ब्लीच का एक ख़राब सा मिशमैश लगा था, लेकिन ओवर द टाइम इस सीरीज़ की क्वालिटी सिर्फ ऊपर गई है। ब्लैक क्लोवर की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर आस्था को फॉलो करती है जो कि विज़र्ड किंग बनना चाहता है, वो भी ऐसे वर्ल्ड में जहाँ लगभग हर एक के पास मैजिकल पावर्स हैं सिवाय उसके। तो आप समझ ही सकते हैं शुरुआत में ये शो क्यों किसी को अनइंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये शो वही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जिसको नारुतो और माई हीरो एकेडेमिया काफ़ी अच्छे से कर चुके थे। लेकिन अगर आप उस स्टार्ट को इग्नोर कर दें तो उसके बाद इस सीरीज़ ने जो भी किया है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट के लिए इस सीरीज़ का जो पावर सिस्टम रहा है जो कि इसका मैजिक है वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम्स में से एक है एनिमे में, जहाँ पे बेसिक 5 मैजिक एट्रीब्यूट्स और उनके सब एट्रीब्यूट्स बहुत ही अच्छी और क्रिएटिव पावर्स फॉर्म करते हैं। और पावर ऑफ फ्रेंडशिप जिसको कि देख के कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कुछ एनिमे में, इस एनिमे ने उस चीज़ को भी अपने पावर सिस्टम में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाया है। इस सीरीज़ के फाइट सीन्स भी बहुत ही ज़्यादा एपिक हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ही क्वर्की, लवेबल और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल भी हैं। और हालांकि मुझे इस कमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने वाली है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ब्लैक क्लोवर जो है वो कुछ चीज़ें नारुतो से भी ज़्यादा अच्छी करता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडर्न शोनेन है। और एट लास्ट नंबर 1 पे हमारे पास है हंटर हंटर। अभी कई लोगों ने ये पहले ही गेस कर लिया होगा, लेकिन नंबर 1 पे और हो भी क्या सकता था, क्योंकि शायद अभी कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हंटर हंटर वो मांगा है जिससे मसाशी किशिमोटो ने नारुतो के कई कैरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन ली थी। जी हाँ, हंटर हंटर की मांगा नारुतो से भी पुरानी है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं हंटर हंटर जो है वो नारुतो का ही प्रेडिसेसर है। और आज मैंने इस लिस्ट में जितने भी एस्पेक्ट्स की बात की जो नारुतो को बहुत ही अच्छा बनाते हैं वो सभी के सभी आपको हंटर हंटर में भी देखने को मिलेंगे। अब चाहे वो मेमोरेबल कैरेक्टर्स हों, स्ट्रेटेजिक और एपिक फाइट सीन्स, एक बहुत ही बढ़िया पावर सिस्टम, या फिर इसके फ़नी, सैड और शॉकिंग मोमेंट्स। तो आई थिंक अगर आप नारुतो जैसा कुछ देखना चाहते हैं तो ये 10 आपकी बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया है जो आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था तो आप नीचे मुझे और बाकी लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड गुड बाय।